हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 23 अक्टूबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड। तो चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहले ये न्यूज़ है जहाँ पे ब्रिक्स की समिट अभी होने वाली है कजान रशिया में, राइट। तो उसी पे न्यूज़ आई है क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशिया को विज़िट किया है। क्यों विज़िट किया है? क्योंकि अभी मीटिंग होने वाली है, 16th ब्रिक की समिट होने वाली है कजान रशिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यही बात की गई है अभी फ़िलहाल तो, कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसे एंड कर देना चाहिए। ईरान कंट्री के लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो भी गाज़ा इस वाली जो एरिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उसे बैकड्रॉप कर देना चाहिए। और रशिया को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उसको भी बैकड्रॉप कर देना चाहिए। तो यानी कुल मिला के पीस इस्टेब्लिश करने की बात की गई है अभी फ़िलहाल। ठीक है। अब मीटिंग में क्या कंक्लूड होगी, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें इमर्ज होंगी, वो तो जब न्यूज़ में आएगी तब हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बस हमें समझना है ब्रिक्स के बारे में, तो उसे हम देखेंगे। तो ब्रिक्स क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जियो पॉलिटिकल आप ब्लॉक कह सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट हर साल मिलती है, एनुअली मिलती है। और जो भी मल्टीलैटरल पॉलिसीज़ होती हैं या कोई सी भी ऐसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहती हैं उस पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। अब ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है हमें पता होना चाहिए। तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये कंट्रीज़ हैं। और फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन है या फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है? तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। आपको याद रखनी है सिर्फ चार कंट्री के द्वारा ही ब्रिक्स को इस्टेब्लिश किया गया है। कौन कौन सी है? तो रशिया, ब्राज़ील, इंडिया और चाइना। पहली समिट ब्रिक्स की कहाँ हुई थी? तो येकैटरीनबर्ग में हुई थी 2009। और नेक्स्ट ईयर यानी 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी ब्रिक्स न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि 2024 यानी इसी ईयर चार कंट्रीज़ ने और ब्रिक्स को ज्वाइन किया। अब कौन सी हैं ये कंट्रीज़? तो ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। याद रखनी है इनके भी बारे में। हालांकि मैं अभी डिस्कस करूंगा कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगी इस पे। ब्रिक्स की जितने भी मेंबर्स हैं वो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस को कवर करते हैं और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को। ब्रिक्स की टर्म किसी कंट्री के द्वारा नहीं दी गई थी। ये एक पब्लिकेशन आई थी, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स बाय जिम ओनेली, उनके द्वारा ये टर्म पहली बार दी गई थी। और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। तो फिफ्थ ब्रिक की समिट हुई थी डरबन में। वहाँ पे सारी ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर सोचा था कि एक आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसी ही एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। तो क्या इन्होंने ऐसा प्रपोज किया था? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप फिर कब किया गया? तो 2014 में, 13 में सोचा गया। ठीक है। सबसे पहले सोचा तो गया फोर्थ ब्रिक की समिट में 2012 में, इंडिया के द्वारा ही प्रपोज की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको ध्यान में रखना है। तो 2012 में प्रपोज की गई इंडिया के द्वारा। 2013 में मीटिंग हुई फिर फिफ्थ ब्रिक समिट की। और फिर लेटर ऑन यानी सिक्स्थ ब्रिक समिट में न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप कर लिया गया। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी? तो शंघाई चाइना में है, ठीक है। और अभी ब्रिक्स की 16th समिट कहाँ हो रही है? तो कजान रशिया में। अगर ब्रिक्स पे क्वेश्चन आती है 2025 में, तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि 16 की जगह पे 17 या 18 कर दे या 15 कर दे, राइट। और जहाँ पे ये हो रही है यानी वेन्यू है जो कजान रशिया जहाँ होगी, इसे भी चेंज करके यूपीएससी बोल सकती है कि चाइना में हुई है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये सारी कुछ डिटेल्स हैं जो हमें ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी? या तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से कंट्री ने इसे बनाया है, राइट। ये सारी चीज़ों पे आपसे पूछ सकती है। या आपसे पूछेगी कि ब्रिक्स की कौन कौन कंट्रीज़ ब्रिक्स के अंदर इंक्लूडेड है, वो तीन चार कंट्रीज़ के नाम देते। या आपसे पूछ ले कि रिसेंटली कौन सी कंट्रीज़ ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। तो ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम होगी। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर सॉरी, ये पर्टिकुलर आईएमएफ पे एक न्यूज़ आई है जहाँ पे आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ की प्रोजेक्शन की है 7% 2025 तक के लिए। तो हम देखेंगे इसके बारे में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आउटलुक रिलीज़ किया गया है आईएमएफ के द्वारा, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मेजर
फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, याद रखनी है, और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर्स आईएमएफ के कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ को कहा गया है ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, टू नेशनल गवर्नमेंट्स। अब ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों कहा गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, अगर या कोई कंट्री है मान लेते हैं, अगर वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है या बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गई, राइट, उम्मीद करूँगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको पता होगा, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर कोई समस्या आती है या अगर कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो वैसे कंडीशन में गवर्नमेंट कहाँ के लिए रन कर सकती है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो हेल्प लेती है। यहाँ से क्या करती है, तो यहाँ से नाम ही से आप समझ सकते हैं फंड की बात की जा रही है, यानी फंड लेती है, पैसे लेती है यहाँ से, और पैसे लेके फिर अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करती है। तो इसी कहा गया है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी सबसे लास्ट में जहाँ लास्ट एक जो रास्ता बचता है जहाँ से हेल्प ली जा सकती है, उसी को लास्ट रिजॉर्ट कही जाती है, राइट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इंडिया में लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहा गया है, ठीक है। अब ये इस्टेब्लिश कब हुई है आईएमएफ, तो 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस लाई गई थी, उसी के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें 29 मेंबर्स कंट्री है, और स्टार्ट किया गया था 29 मेंबर्स कंट्री के साथ। आपको याद रखनी होगी कि 29 मेंबर कंट्री के साथ इस्टेब्लिश इसे किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उन सारे ने मिलके इसे इस्टेब्लिश किया था, नहीं, सिर्फ 29 मेंबर्स कंट्री ने ही इसे स्टार्ट किया था। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा इंटरनेशनली इकोनॉमी में क्राइसिस आ गई थी, उसके बाद ही इसे बनाया गया था, ठीक है। अब आईएमएफ के अंदर कोटा सिस्टम चलती है, यानी जितनी कंट्रीज जैसी कंट्रीब्यूशन आईएमएफ के अंदर करेगी उतनी पैसे वो या उतनी फंड को वो बोरो कर सकती है, ठीक है। आईएमएफ की प्राइमरी फंक्शंस क्या है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट को देखती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करती है कंपनीज को नहीं, कंट्रीज को, ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से लड़ सके। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या कोई सी भी ऐसी प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलर एक कंट्री में हो रही होगी तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ आईएमएफ के बारे में। अब यूपीएससी क्या आपसे पूछेगी कि सबसे पहले तो ये कि ये फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, यहाँ पे है ये, पर यहाँ पे नोट करके आपसे पूछ ले, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ सकती है, कब इस्टेब्लिश की गई है, 1945 और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये इस्टेब्लिश की गई है। इंडिया इसकी मेंबर है या नहीं है, ये आपसे पूछ सकती है। अब आगे बढ़ेंगे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में मेंशन है ये न्यूज़ में, तो याद रखनी है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये पब्लिश की जाती है या रिलीज़ की जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडेक्स हो, रिपोर्ट हो या आउटलुक हो, यूपीएससी हर साल एक नया क्वेश्चन इन पे पूछती है कि किन के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है, ठीक है। हालांकि 24 में नहीं पूछा यूपीएससी ने, पर हर साल पूछती है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब S4 स्टार के बारे में मेंशन है, अब ये क्या है, तो ये इंडिया की 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अब यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, अभी कुछ भी पूछ ले रही है, जैसे कि ओलंपिक्स के बारे में, या बुक किसने पब्लिश किया, मिसाइल के बारे में, या मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज के बारे में, या रॉकेट सिस्टम के बारे में, कुछ भी पूछ ले रही है तो कोई गारंटी नहीं है। सबमरीन्स के बारे में भी पूछ सकती है। और आपको याद रखनी है ओवरऑल बस कि S4 स्टार ये सबमरीन है, इंडिया की ये सबमरीन है बस, क्योंकि आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगी, क्योंकि क्वेश्चन इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बनती है। बस ये पूछेगी कि S4 स्टार रिसेंटली न्यूज़ में थी, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सबमरीन है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये आर्टिकल आई है इकोनॉमिक पेज में कि बीमा सुगम डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो IRDAI यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे, ठीक है। पूछ सकती है कि बीमा सुगम क्या है, तो बीमा से ही समझ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है, पर ओवरऑल पता होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI इसकी फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। काम क्या करती है, तो लाइसेंस प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस के लिए, या इंश्योरेंस की जो भी चीज़ें होती है रिलेटेड उससे ये डील करती है। अब कंस्टिट्यूट कैसे हुई है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 के द्वारा
इसे कंस्टिट्यूट किया गया है। जाहिर सी बात है, सैजिटरी बॉडी है तो एक्ट से ही लाई गई होगी, राइट। अब एजेंसी की हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी, तो हैदराबाद है, हैदराबाद तेलंगाना। फिर बाद में इसे मूव कर दिया गया दिल्ली में, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये इतना याद रखें कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सैजिटरी बॉडी है, और कौन सी एक्ट से इसे लाया गया है। और IRDAI की जो फ्रेमवर्क, सॉरी कंपोजिशन क्या है, तो 10 मेंबर्स होते हैं इसमें, इंक्लूडिंग चेयरमैन, और 5 पार्ट टाइम, सॉरी फुल टाइम होते हैं मेंबर, और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ बॉडीज़ के बारे में पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। और ये हेड किसके द्वारा किया जाता है, और कितने मेंबर की बॉडी है, ऐसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखनी है आपको कि ये 10 मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरमैन होते हैं, और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और अपॉइंट कैसे होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखनी है, आरबीआई से हेड नहीं करती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि आरबीआई IRDAI को हेड करती है, ठीक है। तो इसे ध्यान देना थोड़ा, इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। अब ये पर्टिकुलर एक आई है न्यूज़ इंटरनेशनल पेज में कि 9 टेररिस्ट जो IS ग्रुप के थे उन्हें किल किया गया है इराक में। तो इराक के बारे में हम देखेंगे, यानी मैप ही देखेंगे कौन कौन सी कंट्री से बॉन्डी शेयर होती है या नहीं, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि इसराइल के बारे में, यूक्रेन के बारे में, या टर्की के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया है पहले ही, राइट, कि कौन कौन सी कंट्री से बॉन्डी शेयर होती है। तो ईरान उतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है ये भी, सॉरी इराक, तो इसे भी देख लेते हैं। अब कौन कौन सी कंट्री से बॉन्डी शेयर होती है, तो ईरान से होती है, कुवैत से होती है, सऊदी अरेबिया से होती है, जॉर्डन से होती है, सीरिया से होती है, और टर्की से होती है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको याद रखनी होगी। और अब ये पर्टिकुलर मैप में पर्शियन गल्फ है, तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। आपसे पूछ सकते हैं कि पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी कंट्री की बॉन्डी शेयर होती है, तो इराक की होती है, ईरान की होती है, कुवैत की होती है, सऊदी अरेबिया की होती है, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये कंट्रीज है जिनकी बॉन्डी शेयर होती है पर्शियन गल्फ से। और ये अभी जो देख सकते हैं वाटर बॉडी जहाँ मेरी कर्सर है अभी, ये गल्फ ऑफ अकाबा है जो रेड सी से कनेक्ट होती है। और याद रखनी है, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया की बॉन्डी शेयर होती है गल्फ ऑफ अकाबा से। जैसे इसराइल पे अगर कोई सी भी इश्यूज अगर होती है, या अगर इसराइल से रिलेटेड कोई सी भी न्यूज़ आती है, तो यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछती है। जैसे इसराइल में गोलान हाइट्स है, राइट, उसके बारे में यूपीएससी ने पूछा, या इसराइल में डेड सी है, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा। तो चांसेस है इसराइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसराइल को ना लेते हुए आपसे गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में पूछ ले कि कौन सी सी से ये कनेक्ट होती है, रेड सी से होती है, ब्लैक सी से होती है, नॉर्थ सी से होती है, राइट। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। या आपसे गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में पूछ ले कि कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार रेड सी से कौन कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती है एक बार ज़रूर देख ले, चांसेस है आ सकती है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब एमपॉक्स की वेरिएंट एक पाई गई है जर्मनी में, इस पे न्यूज़ है। तो हम एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के बारे में देखेंगे। तो मंकी पॉक्स की शॉर्ट फॉर्म है एमपॉक्स। ये इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो ह्यूमन एनिमल्स दोनों में होती है। सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो ब्लिस्टर यानी फोड़े हो जाते हैं, ठीक है। और फीवर हो जाती है, या लम नॉड्स में सूजन हो जाती है। ये सारी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स यूपीएससी नहीं पूछेगी ये, बस इसकी स्पेशल फीचर है कि ब्लिस्टर हो जाती हैं, ठीक है। रैसेस हो के ब्लिस्टर हो जाएंगे, इसलिए मैंने बस सिम्टम्स इसे आपके लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि अगर यूजुअली माइल्ड इलनेस रहती है तो खुद ब खुद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल रिकवर कर लेंगे कुछ हफ्तों में बिना ट्रीटमेंट के। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है कैसे, तो इन्फेक्टेड स्किन, अगर किसी इंडिविजुअल की को अगर एम्पॉक्स है, और अगर उनकी इन्फेक्टेड स्किन कांटेक्ट में आ जाती है तो एम्पॉक्स फैल फैल जाती है, ठीक है। या बॉडी फ्लूइड से, जैसे सीमन हो, या यूरिन हो, स्वेट हो, स्प्लिट हो, या ब्रेस्ट फीडिंग हो, ये सब से भी एम्पॉक्स फैल जाती है। सेक्सुअली कांटेक्ट से भी एम्पॉक्स फैलती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी। और हम डिटेल देखेंगे। अब ये ह्यूमन में कैसे एम्पॉक्स होती है, अगर कोई एनिमल है जिसमें एम्पॉक्स है, यानी मंकी वायरस ऑलरेडी है, अगर वो कोई इंडिविजुअल यानी ह्यूमन को बाइट कर लेते हैं, या स्क्रैचेस वगैरह लगा देते हैं, या वैसे ही इन्फेक्टेड एनिमल की अगर मीट कंज्यूम कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल, तो उन्हें
एमपॉक्स हो जाती है, ठीक है। अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एमपॉक्स की, ये आपको ये ध्यान में रखना है। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसे ही अभी फ़िलहाल यूज़ किया जा रहा है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है एमपॉक्स की, ठीक है। और एंडेमिक एमपॉक्स कहाँ है, तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में है। और कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज़ हैं मैमल्स के, उन्हें सस्पेक्ट किया गया है कि ये नेचुरल रिजर्वायर हो सकते हैं एमपॉक्स के, पर ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। हालांकि नाम इसके मंकी पॉक्स है, पर कंफ्यूज नहीं होनी है। मंकी से या बंदरों से ये नहीं होती है, ठीक है। ये नहीं होती है, या वो नेचुरल रिजर्वायर नहीं है एमपॉक्स की, बंदर यानी मंकीज। ये ध्यान में रखना है, सस्पेक्ट बस किया गया है, ठीक है। पहली ह्यूमन केसेस ही देखी गई थी 1970 में, कहाँ, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखी गई है। बहुत ज़्यादा अभी एमपॉक्स पे न्यूज़ आ चुकी है इस ईयर, तो इम्पॉर्टेंट है। एमपॉक्स, जीका वायरस, निपा वायरस, ठीक है। मार्बर्ग्स वायरस एक आई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप ये सारी वायरसेस को दिमाग में रखें, ठीक है। और इसी की एक स्ट्रेन है क्लेड 1 या 2, यूपीएससी पूछ सकती है क्लेड 1 या 2 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखनी है ये एमपॉक्स या वायरस की स्ट्रेन है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक इमेज है जहाँ एबेला 3381 के बारे में मेंशन की गई है कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से इमेज ली गई है, जहाँ पे एक गैलेक्सी ऑफ क्लस्टर को देखा गया है। तो अब इसका नाम रखा गया है एबेला 3381। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है आपसे कि रिसेंटली एबेला अबेला 33811 न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखनी है ये गैलेक्सी की क्लस्टर है, ठीक है। आ सकती है साइंस एंड टेक में, इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यही सारी आज थी न्यूज़ कवर्ड द हिंदू न्यूज़पेपर में। उम्मीद करूंगा कुछ आपने ज़रूर सीखा ही होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।